सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। कैसा हो अगर मैं आपको 12 से लेके 15 तक जैसे क्वेश्चंस दे दूं और उन 15 क्वेश्चंस में से ये कहूं कि 3 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा और वो 3 क्वेश्चन बोर्ड में आपके फिक्स हैं सेक्शन सी के, यानी कि 9 मार्क्स तो यहां से आ ही रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके पहले इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के सारे चैप्टर्स के वीडियो डाल दिए हैं। 2 चैप्टर्स बचे हुए थे, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 मार्क्स के ऑलरेडी पहले से ही डले हुए हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें ये पूछते रहते हैं कि जैसे ना वीडियो डाल दिया हुआ जिसका, उसके बाद भी कोई नया वीडियो देखते हैं तो उसमें वो नए पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो कमेंट्स करते हैं सर ये भी डाल दो वो भी डाल दो। तो एक्चुअली इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो वीडियो देखेगा उसे पता चल जाए कि बहुत सारी चीजें आ चुकी है। 1 शॉट ऑलरेडी डले हुए हैं, डिटेल्ड वीडियोस डले हुए हैं, ठीक है। तो सारी चीजें रिवाइज कर लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि देखो बच्चों, जो मैंने जितने ये वीडियोस डाल दिए हैं, जितने भी वीडियोस डाले हैं मैंने, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं, सारे वीडियोस आपने समझ लिए हैं, तो यार आपके 80 मार्क्स फिक्स हैं, 80 आ जाएंगे अगर सारे वीडियो देख लिए कर लिए हैं तो। फिर भी जिसने सारे नहीं देखे हैं, कई लोगों को ये लगता है लंबे लंबे वीडियोस देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लाना ही नहीं चाहते, जिनको नहीं चाहिए कि मुझे पूरे 80 स्कोर करना है, जिसको चाहिए 60 प्लस आ जाए, 70 तक आ जाए, मैं खुश हूं, ठीक है। 70 भी फिर भी थोड़ा अच्छा खासा मार्क्स हो जाता है, 60 55 60 में खुश हैं। ऐसे बच्चे खाली ये रैपिड रिवीजन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं उतने ही खाली कर लो तो भी आपके 60 आराम से पहुंच जाएंगे। रैपिड रिवीजन तो आपको रिवीजन के लिए काम लगेगा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, बहुत काम के वीडियोस हैं ये। अगर आप देख रहे हो तब तो अच्छी बात, और नहीं देख रहे हो तो बोर्ड एग्जाम के बाद एक बार वापस विजिट करना चैनल पे और उस क्वेश्चन पेपर के साथ चैनल पे जो वीडियोस में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जरा एक बार मैच कर लेना। और वैसे भी मैंने इनकी जो आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियोस के बाद मैं इसकी पीपीटी, इसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं। टेलीग्राम चैनल जिनको नहीं पता, SS बाय पुनीत सर करके सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पर तो अवेलेबल होगी ही पीडीएफ, आप वीडियो देखने में टाइम लगेगा ना, वहां से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करना और जो बोर्ड में पेपर्स आए वो क्वेश्चंस मैच कर लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो लेट में समझ में ना आए, इससे अच्छा पहले समझ लो, फटाफट कर लो इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को। बिलीव मी, बहुत प्लानिंग से बनाया है और ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब पे नया नया पढ़ा रहा हूं, पर एक्सपीरियंस मेरा बहुत लंबा है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, अच्छे से अच्छे बच्चों को, वीक से वीक बच्चों को। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे का 99+ % भी आया हुआ है, ठीक है। समय मिला तो अगर वो बच्चा अवेलेबल होगा तो मैं शायद मिलवा के आपको, मतलब बुला के शायद मिलवा भी दूं वीडियो पे, पर अभी उस बच्चे के पास थोड़ा टाइमिंग का इशू हो, इस वजह से अगर हो जाता है तो बुलवा लूंगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो, विश्वास हो तो अच्छी बात है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्राइस राइज इज अ प्रॉब्लम बट प्राइस राइज अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। वैसे तो प्राइस राइज प्रॉब्लम है, पर अगर स्टेबिलिटी से प्राइस राइज होता है तो वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, उसे एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है प्राइस राइज अगर बढ़ता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इन सबका प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, नए प्रोडक्शन यूनिट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है इन लोगों का प्राइस राइज की वजह से, तो ज्यादा पैसा आने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट होते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन मिलेगा तो नए नए इन्वेस्टमेंट्स होंगे मार्केट में, और जब नए इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो नए बिजनेसेस खुलेंगे, नई लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है। एनकरेजमेंट मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होंगे, नए यूनिट्स खुलेंगे, नए यूनिट्स खुलेंगे तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तीसरा जो पॉइंट है यहां पर वो कह रहा है इनकम बढ़ता है लोगों का, इनकम बढ़ने की वजह से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। दूसरा ये कि जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के यहां जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं,
अगर बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो अपने इंप्लॉयज की सैलरी भी बढ़ाएंगे, और इंप्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे, तो उनका इनकम बढ़ने की वजह से वो भी अपना परचेसिंग पावर उनका बढ़ेगा। जो चीजें पहले वो नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो भी चीजें वो लोग खरीद पाएंगे। फिर इस तरह से पैसा जो है ना, कई तरह की कॉमोडिटीज पर खर्चा होगा, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। अब आप देख ही रहे हो, कई बार आप सुनते होंगे लोगों से बात करते हुए, अपने पेरेंट्स वगैरह से, कि भाई पहले ये जो है ना, मान लो कि कहते थे लोग कि, जैसे अगर हम बात करें कि बाइक्स की बात करें, तो आज से लगभग 8-10 साल पहले बाइकें जो 50-50 हजार में मिल जाती थी, आज उन बाइकों की कीमत 1 लाख से ऊपर हो गई है। नॉर्मल वाली बाइकें हैं। अब वो तुम हीरोगिरी करने वाली बाइक की बात कर रहे हो तो वो अलग है, ठीक है, उनका कॉस्ट एकदम ही अलग है। पर मैं नॉर्मल बाइक्स की बात कर रहा हूं, जो 50,000 मिलती थी, आज वो 1 लाख की मिल रही है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि स्टेबली प्राइस राइज हुआ है, ठीक है। पर क्या इसकी वजह से लोग बाइक नहीं खरीद पा रहे हैं? महंगाई हो गई और लोग चीजों को खरीद नहीं पा रहे हैं तो गलत है। लेकिन महंगाई हुई है फिर भी लोग चीजों को खरीद पा रहे हैं, मतलब लोगों की कहीं ना कहीं इनकम बढ़ी है। जिनके पास पहले नहीं होती थी, अब वो भी खरीद पा रहे हैं, तो इनकम तो बढ़ी है ना लोगों की। तो प्राइस राइज होता है तो कई बार लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। जिनके पास पहले गाड़ियां नहीं थी, अब वो भी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्राइस राइज देखा जाए तो इकोनॉमी का प्री रिक्विजिट है एक तरह से, मतलब बेनिफिशियल भी है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द रीजंस ऑफ प्राइस राइज इन डिटेल। प्राइस राइज के हमको रीजंस डिस्कस करने हैं डिटेल में, ठीक है। तो रीजंस क्या क्या है प्राइस राइज के? पहला जो पॉइंट है भैया यहां पर, वो है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई बढ़ जाना, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाना, जिसके से प्राइस राइज होता है, ठीक है। अब इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई में क्या होता है? 3 तरह से पैसे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कई बार अपना डेफिसिट कम करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट को लॉसेस हो रहे हैं, पैसा नहीं है गवर्नमेंट का खर्चा करने के लिए, गवर्नमेंट नई करेंसी जनरेट कर देती है, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट में पैसा सर्कुलेट हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट और कुछ पर्पसेस से मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ा देती है। जब मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो लोग उसको खर्चा करेंगे, ठीक है। खर्चा करेंगे तो चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई लिमिटेड ही है, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कई बार गवर्नमेंट डिक्रीज कर देती है चीजों पर। इंटरेस्ट रेट वगैरह अगर डिक्रीज होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन वगैरह लेने लग जाएंगे और चीजों को खरीदेंगे। और जो लोग बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो उनके पास जो पैसा ज्यादा पहले इंटरेस्ट में जा रहा था, वो पैसा अब उनका बच रहा है, तो उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो वो हो सकता है चीजों के प्राइसेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे या डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करेंगे, तो लोग उन्हें ज्यादा अमाउंट में खरीदने लग जाएंगे। जब ज्यादा अमाउंट में खरीदने लग जाएंगे तो सडनली बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी चीजों की, और जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑल ऑफ सडन एक शॉर्टेज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस फिर से बढ़ेंगे। पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है भाई इकोनॉमिक्स में। देखो, अगर डिमांड ज्यादा हो गया सप्लाई से, डिमांड ज्यादा हो गया सप्लाई से, तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर सप्लाई ज्यादा हो गया डिमांड के कंपैरिजन में, तो प्राइस घट जाएगा। सिंपल सी बात है ना। 10 लोग समोसे बेच रहे हैं, खरीदने वाले कम लोग हैं। 10 बोल रहे हैं मेरा समोसा खरीदो, समोसा खरीदो, कोई खरीदने वाला, मतलब बहुत कम लोग खरीदने वाले हैं, तो सबको अपना प्राइस कम करके बेचना पड़ेगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। एक ही बंदा समोसा बेच रहा है, बहुत सारे लोग वहां खरीद रहे हैं, तो भाई उसके पास वो फटाक से खत्म हो जा रहा है, सारे लोगों को दे ही नहीं पा रहा है, तो वो प्राइसेस बढ़ा देगा। सिंपल सा खेल है। डिमांड ज्यादा तो प्राइस राइज, डिमांड कम तो प्राइस डाउन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया मॉनेटरी सप्लाई वाला खेल, पैसा ज्यादा आएगा लोगों के पास तो लोग खर्चा करेंगे, शॉर्टेज क्रिएट होगा चीजों का, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो ज्यादा डिमांड बढ़ती है चीजों की, सप्लाई उतनी ही है, डिमांड बढ़ गई है, प्राइस बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, कई बार लोग चीजों को बाहर बेचने लगते हैं, बाहर भेज देते हैं, तो अपने लोकल मार्केट में चीजों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट हाई कॉस्ट। देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप डिट्टो यही लाइनें रटो, आप ये पॉइंट्स याद रख लो, समझ लो, अपने वर्ड्स में लिखो, और अपने वर्ड्स में तब लिखो जब सेंटेंसेस बना पाते हो। सेंटेंसेस का मतलब कुछ ही कर दे रहे हो, धजिए उड़ा रहे हो, तो फिर मतलब नहीं है। कई बच्चे ऐसा होता है कि जैसे हम क्वेश्चंस पूछने वाले होते हैं तो बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में बोल दूं। बोले ठीक है भाई बोल दे, फिर लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेगा? तो बोलते हैं एग्जाम में तो भैया हम बना के लिख लेंगे, हम बना लेते हैं। तो बनाते हैं जब एग्जाम में, और बना के जब लिखते हैं तो क्या ही बनाते हैं, मतलब टीचर को ही बनाते हैं, ठीक है। अब वो बनाने के चक्कर में फिर बहुत ज्यादा कुछ बन जाता है,
सेंटेंस का लिखा कुछ और है मतलब और बनता कुछ और है मतलब, तो वो दिक्कतें हो जाती हैं। वैसा अगर हो रहा है तो बेटा सबसे सिंपल चीज है कि अच्छे से याद कर लो, और अगर अच्छी इंग्लिश है बना लेते हो तब तो अच्छी बात है। अच्छा, तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, चीजों की डिमांड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट हाई कॉस्ट, मतलब जिन चीजों से फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ब्रेड बना रहा हूं, बिस्किट्स बना रहा हूं, मेरे को उसके लिए जरूरत है गेहूं के आटे की, ठीक है। अब मैं गेहूं का प्राइस अगर बढ़ गया, यानी रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली ब्रेड बिस्किट इस सब का कॉस्ट बढ़ेगा। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है तो फाइनल प्राइस भी बढ़ जाता है। यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी से भी प्राइसेस बढ़ते हैं। भाई अब ब्लैक मनी है क्या? अनरजिस्टर्ड करेंसी, जिसका डिटेल नहीं है गवर्नमेंट के पास, आप पैसा छुपा के बैठे हो पर आप बता नहीं रहे हो गवर्नमेंट को कि आपके पास इनकम इतनी है, तो वो पैसा कहलाएगा ब्लैक मनी। मतलब मैं कमा रहा हूं मान लो 10 लाख रुपया साल का, और मैंने गवर्नमेंट को बताया है कि मैं 6 लाख कमा रहा हूं, 4 लाख रुपया मैंने छुपा के रखा है, तो वो अनरजिस्टर्ड मनी हो गया। ये हो गया मेरा ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी मैं ज्यादा दिन तक संभाल के नहीं रखूंगा, मैं उसे खर्चा करूंगा, खर्चा कर दूंगा नई नई लग्जरी चीजों पर। अब लग्जरी पर खर्चा करूंगा तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अरे मेरे तरह और भी लोग होंगे, सब लोग अगर खर्चा करने लग जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया। अच्छा, फिर है छठा, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट खुद ही प्राइसेस को बढ़ा देती है, जानबूझकर बढ़ाती है। उसके कई पर्पसेस हो सकते हैं, जैसे किसानों को बेनिफिट पहुंचाना है तो उसका एमएसपी वगैरह बढ़ा देंगे, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट कई बार चार्जेस बढ़ा देती है, कई तरह के टैक्सेस होते हैं वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है। वो अपना कैलकुलेशन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो बैलेंस करने के लिए कई बार बढ़ाती है, तो वो एक वो तरीका हो गया। नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, क्रॉप फेलियर हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़ भूकंप कुछ भी आ गया, तो ऐसे केसेस में भी शॉर्टेज क्रिएट होता है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आठवां, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। लोग स्मगलिंग करते हैं, चीजों को छुपा छुपा के बेच रहे हैं। छुपा छुपा के बेचेंगे तो भाई महंगा बिकेगा ही। जैसे गुजरात में शराब बंद है, अब गुजरात में शराब बंद है मतलब चारों तरफ तो बिकता है, पता नहीं कहां बंद है, ठीक है। तो अब वो क्या है ना, छुप छुप के ही बिक रहा है एक तरह से, ऐसा खुलेआम तो नहीं बेचेंगे लेकिन छुप छुप के ही बिकता है, तो एक तरह से स्मगलिंग ही होती है, तो चीजों की प्राइसेस बढ़ती है स्मगलिंग में। दूसरा यह होर्डिंग, लोग चीजों को छुपा देते हैं जानबूझ के ताकि शॉर्टेज क्रिएट हो मार्केट में, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब वो अपना सामान मार्केट में बेचें ताकि खूब सारा प्रॉफिट कमाएं। तो होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जानबूझ के चीजों को 2 नंबर के तरीके से बेचते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये है हमारे 8 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब 8 लिखना जरूरी नहीं है, आप कोई भी 6 लिख सकते हो, आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लैरिफाई द रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एक चीज और बता दूं, देखो अब आप लोगों की एग्जाम्स में ना आपको छुट्टियां नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। एक एक दिन का ही छुट्टी होता है। आज पेपर दे के आओगे, अब आज पेपर दे के आओगे तो घोड़े बेच के तो सोओगे, कल एक दिन बचेगा जिस दिन पढ़ोगे, अगले दिन पेपर देने चले जाना है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत होती है कि छुट्टियां हैं नहीं आपके पेपर में। अब छुट्टियां नहीं है तो आप रिवाइज कैसे करोगे इतनी सारी चीजों को, और रिवाइज भी क्या, अगर आपके पास एट द हैंड मटेरियल रेडी नहीं है तो बहुत तकलीफ होगी पढ़ने में। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी आंसर ढूंढने बैठ रहे हैं, डाइजेस्ट ढूंढने बैठ रहे हैं, स्कूल में लिखवाया था, ट्यूशन में लिखवाया था, वो वाला ढूंढने बैठ रहे हैं। अभी ढूंढने में आपका टाइम जा रहा है तो क्या मतलब है। और दूसरा ये कि आपने ढूंढ भी लिया, अब आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हो, फिर आप पूछ रहे हो यार नहीं यार ये तो समझ नहीं आ रहा है, जम नहीं रहा है, तो वो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो आपको करना क्या होता है, आपके पास अभी से जो चीजें आपको रिवाइज करना है उस लास्ट टाइम पर एक दिन पहले, वो चीजें आपके पास एकदम सिक्योर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए कि मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है मुझे उसके अलावा। मैं अब उस दिन सीधा बैठूं, वही सीधा मटेरियल उठाऊं जो मुझे पढ़ना है, जो मैंने पहले से प्लान, आज ही मैं अभी ही प्लानिंग करके रख दूंगा कि उस दिन मुझे किन चीजों को रिवाइज करना है, और दनादन उसको उठाकर रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। और आप उसी से रिवाइज करोगे जो चीज आपने पहले याद की है, यानी इन दिनों में आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी वीडियो से ही पढ़ोगे तो ही काम आएगा, नहीं। अगर आप किसी और भी वीडियो से पढ़ रहे हो, कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, आपने उसमें से आंसर्स याद किए हैं, तो एग्जाम के टाइम पर भी आप उसी बुक से उसी जगह से आंसर्स को याद करना, ठीक है। मैं अपने लालच के लिए तुम्हारा नुकसान नहीं कराऊंगा। मेरा कहने का पर्पस ये है कि क्योंकि जब हम एक चीज पहले याद करते हैं ना कहीं से, तो दोबारा जब हम उसी चीज को पढ़ते हैं ना तो वो जल्दी चीजें रिकॉल होती हैं और वो याद भी रहती हैं। अब मैं रोज नए नए तरीके से चीजों को याद करूं तो वो दिक्कत वाला काम है। अब इसीलिए आप अगर नोटिस करोगे मेरे सारे वीडियोस में
अगर जो बच्चे रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, आप नोटिस करना, जो मैंने डिटेल्ड वीडियोस डाली हैं, उसके बाद मैंने रैपिड रिवीजन की वीडियो डाली है, और फिर जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डाल रहा हूं, उसमें ये जो पॉइंट्स हैं आप नोटिस करना सेम टू सेम है, टेक्स्ट बुक की ही लाइनें उठा के डाली है मैंने। तो जो बच्चा शुरू से ये वीडियोस देख रहा है, पहली बार उसने वीडियो देखा होगा तो उसने वही पॉइंट्स पढ़े होंगे, रैपिड रिवीजन में भी देखा होगा वही पॉइंट्स पढ़े होंगे, क्वेश्चन आंसर में भी वही पॉइंट पढ़ेगा। तो वो 3 बार उस बच्चे ने अगर यही पढ़ा है तो भाई उसको चीजें जल्दी याद रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये प्लानिंग से ही मैं ये डालता हूं। ठीक है, ओके। फिर बात करें, क्लैरिफाई द रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन कंट्रोलिंग प्राइस राइज। प्राइस राइज को कंट्रोल करने में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रोल बताना है हमको। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? वो फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू सस्ते दामों में लोगों को अनाज अवेलेबल करवाना, खाने पीने की चीजें, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें अवेलेबल करवाना। तो यहां कह रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में 1947 में इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, 1947 में इंप्लीमेंट हुआ, और इसका ऑब्जेक्टिव था जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, कम कमाने वाले लोग हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो रीजनेबल प्राइस पर मतलब कम दाम में वो अफोर्ड कर सके, ऐसे दाम में फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू अवेलेबल करवाया जाए। आज की डेट में इंडिया में लगभग 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स काम कर रहे हैं। ये जो शॉप्स हैं, यहां पर जो कमोडिटीज अवेलेबल हैं वो मार्केट में जो प्राइसेस हैं, ओपन मार्केट में अवेलेबल प्राइसेस हैं, उससे कम प्राइस में चीजों को अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें अगले पॉइंट की, गवर्नमेंट पेज द डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट डिफरेंस पे करती है जो अब बात कर रहे हैं कि ओपन मार्केट में मान लो कि भैया ओपन मार्केट में गेहूं का दाम अगर 40 रुपए केजी है और फेयर प्राइस शॉप में वो 20 रुपए का मिल रहा है, तो ये बीच का जो 20 रुपए का गैप है ये कहां गया, ये कहां से आएगा? तो ये पैसा गवर्नमेंट पे करती है। जहां से सप्लाई आ रहा है वहां तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, 40 का 40। ठीक है, पर्सन को 20 में मिलना चाहिए गरीब आदमी को, तो वो एक्स्ट्रा 20 रुपए का कॉस्टिंग कहां से आएगा? तो 20 रुपया कौन पे करता है? गवर्नमेंट पे करती है, जिसको हम कहते हैं क्या? सब्सिडी। क्या कहते हैं? सब्सिडी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बून है गरीब लोगों के लिए या बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों के लिए। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, उससे भी लोगों को ये बचाता है। पर इस सिस्टम का जो सक्सेस है, इस सिस्टम का सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म। एक प्लान्ड स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो इफेक्टिवली काम करे, जो सिस्टम डेवलप किया गया वो इफेक्टिवली काम करे, ये जरूरी है। और अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, मतलब अवेलेबल होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन देश में उतना हो तब तो लोगों को सस्ते दाम में अवेलेबल करवा पाए। अवेलेबल ही नहीं होगा, देंगे कहां से? और डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर तरीके से किया जा सके, ये सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, फिर बात करें, चल भैया चलो साफ। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम इन प्राइस रेगुलेशन? ये ना सैंपल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म वाला जो क्वेश्चन है, तो यहां बोल रहे हैं प्रिवेंट होर्डिंग एंड मेंटेन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एट रीजनेबल लेवल। गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि लोग होर्डिंग ना करें और जो प्राइसेस हैं वो रीजनेबल रहे, लोगों को सही दाम पर मिल सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने नियम वगैरह बनाया है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस को गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इसका प्राइस इतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर है मतलब वो गलत प्राइस लिया जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्राइसेस फिक्स कर देती है कुछ चीजों के। गवर्नमेंट ने इसके अलावा क्या किया? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया 1955 में। अब इसी के थ्रू ये सब होता है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो लिस्ट में आ गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लिस्ट में आ गए, उन मतलब ये जरूरी है हर इंसान के लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, इसको कहा गया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज, और इनके लिए नियम बनाया गया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसका प्राइस गवर्नमेंट ने टॉप प्राइस फिक्स किया है, नीचे कम हो सकता है पर मैक्सिमम इतना ही प्राइस होगा, ऐसा गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है। ये एक्ट कब आया था? 1955 में। अगर कोई ट्रेडर
इस प्राइस के ऊपर प्राइस चार्ज करता है तो उसके ऊपर एक्शंस होंगे, प्रोसीडिंग्स होंगी, पेनलाइज किया जाएगा ट्रेडर को, पेनल्टीज वगैरह लगाई जाएंगी और आगे भी सजाएं वगैरह दी जाएंगी। अच्छा, फिर ये बता रहे हैं यहां पर कि अंडरटेक्स इंटेंसिव कैंपेन्स। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि ऐसा नहीं कि नियम बना दिया है, लगातार गवर्नमेंट इन पर मॉनिटरिंग करती है, नजर रखती है इनके ऊपर, ठीक है, कैंपेन चलाती है, लोगों को अवेयर करती है इन चीजों को रिलेटेड कि मतलब कहीं पर ये छुप रहा है, ये सब हो रहा है तो हमको इन्फॉर्म करो, अगर कोई छुपा रहा है उसके यहाँ रेड वगैरह करते हैं कई तरह के, ठीक है। फिर इस तरह से इसी में बनाया गया है क्या, पासा। ये सब जो किया जाता है ये एक एक्ट के तहत जिसको हम कहते हैं पासा। पासा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल, मतलब कोई होर्डिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो वो एंटी सोशल एक्टिविटी है, उसके अगेंस्ट में लॉ बनाया गया। इसके अलावा कहां चला गया भैया, ओके। फिर यहां पर है कंट्रोल प्राइस राइज, गवर्नमेंट इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स लाइक रेगुलेशन ऑफ स्टॉक। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ये भी कर रही है, देखो स्टॉक्स का रेगुलेशन करना, मतलब कि जो स्टॉक्स अवेलेबल है लोगों के पास उसके ऊपर नजर रखना, ठीक है। गोडाउन्स में जो चीजें रखी हैं ट्रेडर के उसके ऊपर नजर रखना, टाइम टू टाइम उनका चेकिंग करना, क्वालिटी बराबर है कि नहीं, जो अवेलेबल है कि नहीं, वो छुपा के तो नहीं रखा है उसने, मतलब रखा हुआ और बता दिया खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं कर रहा है, पूरा रजिस्टर मेंटेन करना उसका, ठीक है। तो ये सब चीजें मेंटेन करना और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना। फिर बोल रहे हैं कि कुछ प्राइसेस जैसे कि ऑनियन, राइस, कॉटन, सीमेंट, ये सबको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला गया है। इसके अलावा कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐसी दवाओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। किसमें, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, द रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के क्या रीजंस हैं? पहला, कंज्यूमर खुद रिस्पॉन्सिबल है, कंज्यूमर अवेयर नहीं होता, अगर कुछ उसके साथ चीटिंग हो गई है तो लड़ना नहीं चाहता, छोड़ो जाने तो इस तरह का अप्रोच रखता है, जानने की भी कोशिश नहीं करता, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता खरीदते टाइम, तो कंज्यूमर खुद ही जिम्मेदार है। कई बार लिमिटेड इंफॉर्मेशन, कई बार क्या होता है जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, उसमें लोगों को जो बिजनेस करना है फ्रीली बिजनेस करने का अधिकार होता है, फ्री इकोनॉमी होती है जिसमें, तब उसमें बोलते हैं भाई जो जिसको प्रोडक्शन बना करना है, जितना करना है, जैसे दाम में बेचना है सब करते हैं। इस केस में कंज्यूमर के साथ कई बार धोखाधड़ी होती है, कई बार कंज्यूमर के पास अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो बहुत बुरे तरीके से चीजों में फंस जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा है लिमिटेड सप्लाई। अब भाई सप्लाई ही अगर लिमिटेड रहेगी, सामान अवेलेबल कम रहेगा मार्केट में, तो जाहिर सी बात है प्राइसेस तो बढ़ ही जाएंगे, है ना। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं रह जाता ना, कंज्यूमर भाई अल्टीमेटली धोखे में आएगा। अब मान लो उसको पता भी चल रहा है कंज्यूमर को कि इसका प्राइस 50 रुपया ही है, पर वहां अवेलेबल ही नहीं है चीजें कि दूसरी दुकान से वो ले सके, और एक दो दुकान है सभी महंगे ही दाम में बेच रहे हैं क्योंकि सप्लाई ही कम है मार्केट में उस चीज की, तो भाई कंज्यूमर ना चाहते हुए भी उसी से खरीदेगा, वही महंगे दाम में खरीदेगा। तो कई बार इस तरह से भी धोखाधड़ी होती है कंज्यूमर के साथ। लिमिटेड कंपटीशन, कई बार अगर कंपटीशन नहीं है तो मोनोपोली का सिस्टम क्रिएट हो जाता है। कंपटीशन नहीं है तो मान लो कि अगर मैं अकेला ही बोल रहा था समोसा बेच रहा हूँ, मैं अकेला ही बेच रहा हूँ, आज 10 रुपए का बेच रहा हूँ, कल देख रहा हूँ कि और लोग जमा हो रहे हैं, दूसरा कोई समोसे वाला तो है नहीं, मैं 15 का बेचूंगा, फिर देख रहा हूँ वापस और डिमांड ही है, अभी भी लोग खरीद ही रहे हैं, 25 का बेचूंगा, लोग फिर भी खरीद रहे हैं। तो ये हो जाता है कि कंपटीशन नहीं होता है ना, तो मोनोपोली आ जाती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी होती है, कंज्यूमर को ना चाहते हुए भी उस चीज को लेना पड़ता है, ज्यादा दाम में लेना पड़ता है। राइट्स क्या है कंज्यूमर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू सेफ्टी, मतलब उसको सेफ सामान मिले, ऐसा सामान मिले जिसको यूज करके वो परेशान ना हो या उसके लाइफ पर कोई उसका बुरा असर ना पड़े। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को हर तरह का राइट है इंफॉर्मेशन पाने का, वो हर तरह की डिटेल प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है, सब चीजों का इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, कब बना, कहां बना, ये सब इंफॉर्मेशन उसको मिलना चाहिए। राइट टू चूज, उसको अपने मर्जी का प्रोडक्ट चूज करने का अधिकार है, जिस चीज को चाहे, जो उसे सुटेबल लगता है कि हाँ इसका प्राइस मेरे हिसाब से सही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं वही खरीदूं, इस तरह का उसको अधिकार है। राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट, सुने जाने का अधिकार, अगर उसके साथ कोई चीटिंग हुई है तो वो अपनी कंप्लेंट्स कर सके, उसकी कंप्लेंट्स को सुना जाए, वो कहीं तो बोल सके, और चीटिंग हो गया बात खत्म, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो उसकी बातों को सुना जाए, इस चीज का भी उसके पास अधिकार है। और सिर्फ राइट टू बी हर्ड नहीं, खाली कंप्लेन कर दिया वो भी नहीं, कंप्लेन का सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन भी होना चाहिए, इसका भी अधिकार है उसको, जो भी उसने कंप्लेन किया उसका कुछ सॉल्यूशन उसको मिलना चाहिए।
राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन मिलना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू उसे इन्फॉर्म किया जाए, चीजों के बारे में बताया जाए, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, उसके अधिकार क्या है, ये सब चीजों का इंफॉर्मेशन उसे देना चाहिए। तो इसी तरह से हम एजुकेशन के थ्रू, जैसे आपकी बुक्स में वगैरह डाला गया है, वो इसी राइट्स के थ्रू आपकी बुक में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि आप भी पढ़ लिख के सीख सको। ड्यूटीज, अब राइट्स तो मिली है तो ड्यूटीज भी है कंज्यूमर की। तो ड्यूटीज वाले में क्या है भैया, ड्यूटीज के पॉइंट्स में आता है पहला कि अगर कंज्यूमर सामान को खरीद रहा है तो वो अच्छे से उसको चेक करे, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं, उस पे स्टैंडर्ड मार्क्स जैसे कि BIS, ISI, एग मार्क ये सब लगे हैं कि नहीं, उस हिसाब से ही प्रोडक्ट्स को चूज करे। फिर दूसरा यह है कि उसका बिहेवियर जो है वो सेलर के प्रति जेंटल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसके साथ गाली गलौज कर रहे हो, रूड बिहेवियर कर रहे हो ट्रेडर के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं कि आप जब भी सामान खरीदो तो अगर वारंटी है तो वारंटी कार्ड पे साइन वाइन करवाओ, स्टैंप मरवाओ, बिल ओरिजिनल लो, ये सारी चीजें अच्छे से कलेक्ट करो। फिर क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर शुड कम टुगेदर एंड फॉर्म वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर्स को एक साथ आकर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए, कंज्यूमर सोसाइटीज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनके मेंबर्स बनने चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर हाँ, ताकि आप जब इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाओगे सब लोग मिलकर तो आप कोई भी लीगल एक्शन ले सकोगे अगर किसी के साथ कोई चीटिंग होती है तो। फिर अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, मिलावट है, कुछ गड़बड़ी है, वेट में कुछ प्रॉब्लम है, आप पहले ट्रेडर को बताओ, कि भैया ये प्रॉब्लम है। अगर ट्रेडर आपकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करता तब आप आगे जो भी एजेंसीज हैं उनके पास कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे हमारे कई तरह के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये BIS को कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसे कई जगहों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर कंज्यूमर शुड परचेज द फूड प्रोडक्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, जितना जरूरी है उतना ही खरीदो, डिस्काउंट और इन सब के लालच में जरूरत से ज्यादा सामान मत खरीदो, ठीक है, ये भी आपकी एक ड्यूटी है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, लालच में आते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वो एक गलत है। इंफॉर्मेशन बताओ इनके बारे में। अब देखो मैंने सारे एक साथ लिख दिए हैं, सारे मैंने इसलिए लिख दिए हैं, अब जरूरी नहीं कि सारे पूछेंगे आपसे, पूछेंगे तीन का, कोई 3 एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, अब इसमें से कोई भी 3 उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए सारे यहां लिख दिए हैं। पहला है हमारा ISI क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जो कि 1947 में बना क्वालिटीज को रेगुलेट करने के लिए। 1986 में इसका नाम ISI से बदलकर क्या हो गया, BIS, जो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर गुड अच्छी क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है तो उसे ISI मार्क यूज करने का परमिशन मिलता है। BIS ISI मार्क किस तरह के प्रोडक्ट्स पे अलाउ करता है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल है, इंसेक्टिसाइड्स है, रबर के प्रोडक्ट, सीमेंट है, इन सब पर ISI मार्क्स यूज किए जा सकते हैं अच्छी क्वालिटी के हैं तो। फिर दूसरा क्या बता रहा है, एग मार्क। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चर मार्क। अब एग्रीकल्चर मार्क से आप समझ सकते हो कि भैया एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर आएगा, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सब पे इसका मार्किंग किया जाता है। ये जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट 1937 में जो इंप्लीमेंट हुआ था उसके थ्रू ये एग मार्क देने का सिस्टम चालू किया गया। अच्छा, इसको कौन मैनेज करता है, दिस स्कीम इज रन बाय डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस, DMI कौन किसके अंडर में आता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। यही लोगों को एग मार्क यूज करने की परमिशन देता है, मतलब आपको एग मार्क का सिंबल यूज करना है अपने प्रोडक्ट पर तो इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा अगर आपको किसी की क्वालिटी पे डाउट लगता है कि नहीं भाई इसके ऊपर स्टैंडर्ड सिंबल लगा तो है पर इसकी क्वालिटी उस हिसाब से नहीं है, तो आप BIS को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे इंडिया में सारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबका जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है यानी हेड है वो है हमारा BIS। फिर बात करें दूसरा कि FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो प्रोसेस्ड फूड वगैरह है जैसे जैम, फ्रूट जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब के लिए जो टिन में पैक होने वाले फूड आइटम्स हैं उसके लिए ये सिंबल लगाया जाता है। ये रहा सिंबल खास करके ध्यान रखना भाई, ये वाला सिंबल है, ठीक है, FPO का। फिर वुल मार्क है, वुल मार्क देख ही सकते हो। वुल मार्क किस पे लगेगा भाई, वुल के आइटम पर लगेगा, सिंपल सी बात है। मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, मीट प्रोडक्ट्स पर लगेगा, देख रहे हो वो कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं कोई जानवर वानवर का ही मुंह बनाया हुआ है, ठीक है। मटन प्रोडक्ट्स पर इसका मतलब ये सिंबल यूज किया जाता है। HACCP नाम ही लिखा हुआ है, उसका तो टेंशन ही नहीं है, फुल फॉर्म याद कर लियो, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट।
प्रोसेस्ड फूड के लिए। अच्छा, यहां भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, यहां कहीं प्रोसेस्ड फूड लिखा नहीं है इन लोगों ने, खाली ऐसे लिखा है जो भी ये फूड आइटम्स हैं जो टिन में पैक होकर आते हैं उसके लिए एफपीओ, और प्रोसेस्ड फूड है यानी प्रोसेसिंग करने से प्रोसेस चीज होता है ना, ये सब तरह की चीजें बनाई जाती हैं, उस पर आप HACCP का सिंबल फाइंड करोगे। फिर है अगला क्या हमारा ECO, ECO में क्या है भाई? ECO बताता है डिटर्जेंट, सोप, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल, कलर केमिकल वगैरह, इन सब पर इसका सिंबल यूज किया जा सकता है। इसके अलावा BIS का हॉलमार्क है, हॉलमार्क गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी इस पर लगता है जो कि उसकी प्योरिटी के बारे में बताता है। इसमें कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे कि 916 लिखा है, मतलब वो 91.6% इसके अंदर गोल्ड है, यानी 22 कैरेट गोल्ड प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, ये हॉलमार्क लोगो ईयर भी बताता है। ईयर कैसे बताता है? अगर J लिखा हुआ है इसका मतलब ज्वेलरी बनी है कब की? 2008 की। यही है हमारा BIS का हॉलमार्क। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए काम करती हैं, एक है ISO और दूसरा क्या हमारा CAC। तो पहला ISO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 1947 में ये भी बना था। अच्छा, 9000 जो है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ISO 9000 का सर्टिफिकेशन एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को ये सर्टिफाई करता है, अच्छी क्वालिटी की चीजों को ये सिंबल मतलब सर्टिफिकेशन देता है। अच्छा, फिर क्या बता रहे हैं? अच्छा ठीक है, फिर मैंने बताया था जैसे उस वीडियो में, ये वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। CAC कोडेक्स एलिमिनाट्रियस कमीशन, ये ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड वगैरह को रेगुलेट करता है, फूड प्रोडक्ट्स को। 1963 में जो FAO है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO का जो पार्ट है, उसने इसको बनाया। इसका हेडक्वार्टर रोम में है जो कि इटली का कैपिटल है। फिर बता रहे हैं कि क्या करता है, जैसे फूड प्रैक्टिसेस, जैसे किस तरह का जो भी फूड आइटम्स मार्केट में सर्कुलेट किए जाएंगे उसका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसको प्रोसेस करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में गाइडलाइंस वगैरह इशू करता है, और जो उसको फॉलो करता है उसको ये सर्टिफिकेशन दे देता है। अगर आपको ISO से कांटेक्ट करना है इंडिया के अंदर तो आप BIS को कांटेक्ट करिए, वो आपका ISO से कांटेक्ट करवा देगा। और अगर आपको CAC से कांटेक्ट करना है तो डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज के साथ कांटेक्ट करिए, वो आपको CAC से कांटेक्ट करवा देगा। ठीक है, फिर बात करें आगे क्या है अगला, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और कैसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए? तो कंज्यूमर खुद ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर कोई धोखाधड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज ये भी कंप्लेंट्स कर सकती हैं। ठीक है, इनके पास भी अधिकार है कंप्लेन करने का। फिर कंज्यूमर सोसाइटीज भी कंप्लेन कर सकती हैं। आप किसी कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर हैं, आपके साथ कोई चीटिंग हुई है तो आपका सोसाइटी आपके बिहाफ पर केस फाइल कर सकती है। फिर रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, कोई भी आपके बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है। आपकी फैमिली का भी कोई भी पर्सन जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो भी केस फाइल कर सकता है। अच्छा, फिर है क्या करना है, क्या इंफॉर्मेशन देना है। सिंपल क्लियर लैंग्वेज में चीजों को लिखना है। आप लिख के भी दे सकते हो, टाइप करके भी दे सकते हो, ईमेल से भी सेंड कर सकते हो अपनी कंप्लेन। अगर आपको कोई लॉयर हायर करना है तो पहले आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ये एफिडेविट के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, मतलब एफिडेविट में आप ये लिखवाओगे कि ये लॉयर मेरी तरफ से केस लड़ेगा। आपका नाम, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीजें क्लियरली एप्लीकेशन में होनी चाहिए। फिर कंप्लेन का रीजन, क्यों आप कंप्लेन कर रहे हो वो भी क्लियरली मेंशन करो। आपके साथ जो चीटिंग हुआ है उसको लेकर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या एविडेंसेस हैं वो भी आप उसमें डालो। बिल, पेमेंट का रिसिप्ट ऐसा कुछ है वो भी वहां पर अटैच करो। चेक डिटेल्स भी दो अगर चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है तो, है ना। फिर अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखकर या कहीं पैम्पलेट ये सब देखकर आपने ये चीज को परचेस किया था तो वो जो उसमें वादे किए गए थे एडवर्टाइजमेंट में उसका भी कोई एविडेंस है इस तरह का तो वो भी आप उसको अटैच करके दे सकते हो। अब बात करें अगले चैप्टर की तो वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में पहला जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ इज HDI कैलकुलेटेड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो यहां बता रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के 3 फैक्टर्स हैं। एक है एवरेज एज, दूसरा नॉलेज और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। एवरेज एज यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, पहले इसी तरह चलता था फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, नाम दे दिया गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जिसमें एवरेज एज की बात की जाती है। देख रहे हो ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जन्म लेगा बच्चा, वो कितने साल तक जिएगा,
अब वो कितने साल तक जिएगा डिपेंड करता है कि वहां की हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, अच्छी हैं कि नहीं है, उसके हिसाब से। हाईएस्ट वैल्यू है 83.6 ईयर्स, ठीक है। लोवेस्ट है 20 ईयर्स। इंडिया में 2015 के हिसाब से 68 ईयर्स था हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। फिर बात करें एजुकेशन इंडेक्स, यानी यहाँ एजुकेशन रिलेटेड की आपके यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी हैं आपके देश में, ठीक है। तो यहां बता रहे हैं इसके दो पार्ट्स हैं, एक है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक है दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब क्या हुआ कि 25 साल की एज कंप्लीट करते करते एक इंसान कितना टाइम अपना स्कूल में बिताता है, ठीक है। हाईएस्ट 13.3 ईयर्स सेट किया गया है और लोवेस्ट 0 ईयर्स है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अच्छा, इंडिया का एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग 2015 के हिसाब से कितना था? 5.4 ईयर्स ओनली। अच्छा, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है कि मतलब एक चाइल्ड जो 5 साल का है ठीक है, आने वाले समय में कितना टाइम अपना स्कूल में स्पेंड करेगा, मतलब क्या फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है उस देश में, क्या है, वो सब चीजों पर फोकस करें। तो 18 साल का हाईएस्ट रखा गया है, लोवेस्ट रखा गया है 0 ईयर्स। इंडिया का है ये कितना है भैया? 11.7 ईयर्स, ठीक है। फिर बात करें आगे, नेक्स्ट क्या दिया? इनकम इंडेक्स। तो इनकम इंडेक्स में आपका जीडीपी कैलकुलेट किया जाता था, पर अब जीडीपी की जगह जीएनआई का कैलकुलेशन किया जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। अच्छा, इसमें बता रहे हैं 2015 के हिसाब से ग्रॉस नेशनल इनकम वाज $5497 व्हाइल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज 5238। ये हमारा था इंडिया का, ठीक है। अच्छा, ये यूएस डॉलर में क्यों कैलकुलेट किया जाता है? ताकि पूरे देश के, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं सभी का परचेजिंग पावर कैलकुलेट किया जा सके। उसके सेम करेंसी पर जब जज करेंगे तो अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे ना, अलग अलग करेंसी में तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर बात करें इन व्हाट वेज आर द वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, वुमेन के साथ किस तरह से इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो पहला बताया है इवन टुडे, आज भी कई फैमिलीज में सिर्फ घर का ही कामकाज देखने की जिम्मेदारी होती है, बच्चों को ही पालने की जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर। फिर इनकम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, ठीक है। फैमिली के अंदर एक इनकम इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है बहुत सारी औरतों का। फिर ये बता रहे हैं हेल्थ केयर वगैरह जो है उनको सही से, मतलब एक तो चीज बताई गई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कि डिसीजन लेने का अधिकार वगैरह कम रहता है, उनको डिसीजन वगैरह लेने का अधिकार नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनके पास। दूसरा वो कि इनएडिक्वेट हेल्थ केयर वगैरह सफर करना पड़ता है, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, एजुकेशनल राइट्स ढंग से नहीं मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्लोथ्स को लेकर, गेम्स को लेकर, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज को लेकर उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि नहीं, मतलब ये मत पहनो, ऐसे मत रहो, ये गेम मत खेलो, इस तरह का उनके साथ बिहेवियर किया जाता है, बाहर मत जाओ। फिर चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स का ये लोग शिकार बनते हैं, सोशल इविल्स का। फिर क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड इन्फेंटिसाइड वगैरह, लो रेस्पेक्ट, ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं मार्केट में। बच्चों को, लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है लड़कियों के कंपैरिजन में। फिर यहां पर ये भी बता रहे हैं इनइक्वालिटी हर डोमेन में, चाहे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर डोमेन में उनके साथ इनइक्वालिटी है। एग्जाम्पल में यहां पर दे दिया है इन लोगों ने, पार्लियामेंट के अंदर अगर हम देखें तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 12.2% है, ठीक है। अच्छा, और भी सब जो भी हमारे असेंबलीज वगैरह हैं उन सब में भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है। अच्छा, और बड़े जो डिसिसिव रोल्स होते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं कंपनियां वगैरह, वहां पर भी इनका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है, कम लेडीज ही कर पा रही हैं काम, है। फिर है क्या यहाँ पर वुमेन वेलफेयर स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की वुमेन वेलफेयर स्कीम्स में क्या दिया है कि भैया ये जो है ना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था 1980 में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप किया गया 1992 में, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सेटअप किया गया 2001 में। फिर इसके अलावा स्ट्रेंथ बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन, इस तरह के बहुत सारे मतलब स्कीम्स लाए गए उनके लिए, मतलब इन सब फील्ड्स में वो लोग मजबूत हो सके, उनको हेल्थ के रिलेटेड उनको हेल्प की जाए, एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करवाई जाए, सब तरह के उनको सपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1975 को वुमेन्स ईयर की तरह डिक्लेयर किया, किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने। फिर उसके बाद 1975 से 1985 का जो टाइम है 10 साल का, उसको वुमेन्स डेकेड कहा गया है। 2002 को वुमेन एम्पावरमेंट ईयर की तरह सेलिब्रेट किया गया। फिर वुमेन को इक्वल राइट्स दी जाए फैमिली के अंदर, प्रॉपर्टी वगैरह को भी लेकर, ये भी लॉ बना दिया गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखियो। फिर बात करें अगर फिर है ये वाला, वुमेन को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए क्या क्या किया गया। देखो अब ये गलती से यहाँ इमेज आ गई है। एक तो 181 अभयम हेल्पलाइन नंबर, अब इसमें 181 अभयम हेल्पलाइन नंबर में क्या कर सकते हैं
कि जैसे ना कोई भी कंप्लेन है, कोई भी वायलेंस का शिकार हो रही है औरतें, या उनको अनसेफ फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो वो डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर कंप्लेन्स कर सकती हैं। कोई गाइडेंस चाहिए उनको किसी रिलेटेड, कोई काउंसलिंग चाहिए, वो सब भी इसमें मिल जाती है। वुमेन कोर्ट बनाए गए हैं औरतों के लिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जा सके नॉर्मल कोर्ट्स के कंपैरिजन में। यहाँ स्पेशली वुमेन्स का काम किया जाता है। फिर यहाँ पर बात करें, गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई है इन चीजों को लेकर, विजिलेंट है, लगातार इन चीजों पर नजर रखती है। अगर कोई गलत काम हो रहा है उनके साथ तो वो गवर्नमेंट उस पर तुरंत एक्शन लेती है। लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर, जैसे वर्क प्लेस पर उनके साथ कोई हरासमेंट ना हो, ठीक है, कहीं पर भी जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, उस पर हरासमेंट ना हो, इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। ये जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है, टू गिव इक्वालिटी टू वुमेन। एक्सप्लेन। औरतों के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने इक्वालिटी देने के लिए क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने 2001 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं कि कई तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन, स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी, लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट करना, स्कूल एंट्रेंस, बच्चियां का मतलब जब लड़कियों का एडमिशन हो रहा है तो उसको सेरेमनी के तौर पर मतलब उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। चैरियट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है, रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। इससे क्या लोग मोटिवेट होंगे अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो वो लोग बच्चों को एडमिशन करवाएंगे, लड़कियों का भी। तो इसमें बता रहे हैं कि 100% इंक्रीज हुआ है एडमिशन के अंदर। मतलब पहले जहां अगर 100 लड़कियां एडमिशन ले रही हैं एक एरिया में, तो अब वहां 200 लड़कियां एडमिशन ले रही है। तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है इसका। वुमेन लिटरेसी भी काफी इंक्रीज हुई है इसकी वजह से। फिर गुजरात के अंदर ये भी बता रहे हैं, जो गांव ऐसे हैं जहां 35% से कम है वुमेन लिटरेसी, और शहर जहां के जो औरतें, मतलब जो फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके घर की जो लड़कियां हैं उनके लिए विद्या लक्ष्मी बॉन्ड लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है ना कि जब एडमिशन होता है उनका, उस टाइम पर एक बॉन्ड बनता है उनके लिए, उनके अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा जमा करती है, फिर जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी तो उनको पैसा मिलता है। तो अब क्या है ना कि लोग बच्चियों को फिर इस तरह से पढ़ाएंगे ना, भाई पैसा मिल रहा है तो भी थोड़ा मोटिवेट होंगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि लड़कियों पे खर्चा नहीं करना चाहते थे लोग। दूसरा, अंडर सरस्वती साधना योजना। सरस्वती साधना योजना माता सरस्वती के नाम से बना है। अब लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए भाई मोटिवेट किया जाए। अभी आने जाने में तकलीफ होती थी, तो 1,50,000 गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के साइकिल वगैरह दिया गया, ताकि वो दूर भी जाकर पढ़ सकें, ठीक है। इसके अलावा एसटी बस, जो गवर्नमेंट की बसेस हैं, उसमें ट्रैवलिंग फ्री है लड़कियों के लिए। फिर सबला योजना बनाया गया, जिसमें एडोलसेंट एज में आने पर लड़कियों के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके, उनको अच्छा खाना वगैरह अवेलेबल हो सके, इसके लिए काम वगैरह किया जाता है। फिर 33% रिजर्वेशन कर दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन के लिए गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें तो ऑल ओवर इंडिया वैसे ही 33% रिजर्वेशन था, गुजरात गवर्नमेंट ने उसको 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना, इसमें जो प्रोलेटारियंस हैं या जो विडोज हैं, डेस्टिट्यूट लोग हैं, ऐसे लोगों को पेंशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो गरीबी में ना जिए। फिर है मिशन मंगलम योजना। मिशन मंगलम योजना जो है वो वुमेन्स को हेल्प करने के लिए किया गया है। जैसे सखी मंडल वगैरह बनाया जाता है, उसमें उनको लोन्स वगैरह दिया जाता है, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, अपने लिए खुद के लिए बिजनेस खोल सके, और बिजनेस खोलेंगे तो और भी लड़की औरतों को जोड़ के वो आगे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ई ममता प्रोग्राम, जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर वो कई तरह के बेनिफिट्स पा सकते हैं, ठीक है। ममता कार्ड वगैरह इशू करते हैं उनके लिए। फिर बच्चे का हेल्थ और मदर की हेल्थ दोनों के ऊपर काम किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि मतलब चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जो है उसको कम किया जा सके, ठीक है। हेल्दी बच्चा पैदा हो, मदर भी हेल्दी रहे। फिर वैक्सीनेशन वगैरह भी इसमें दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इस तरह की कई चीजें इसमें की जाती हैं। इसके अलावा जो है सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। उसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं, उस फैमिली से जुड़ी हुई जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए मेडिसिन वगैरह, उनका लेबोरेटरी का खर्चा, सर्जरी का खर्चा, ये सब फ्री में किया जाता है। कोई पैसा उससे नहीं लिया जाता, सब कुछ फ्री में दिया जाता है उनको। किसके तहत? चिरंजीवी योजना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सारी योजनाएं अच्छे से खोपड़ी में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो यहां ये सारे चैप्टर्स खत्म हो गए, सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे डिस्कस हो गए। अब मैं एक चीज बता दे रहा हूं, इसमें से आएगा मतलब आएगा,
ठीक है, पक्का आएगा। 3 क्वेश्चन जो यहां दिए हैं इसमें 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, जितने मैंने दिए उसमें से 3। ठीक है, तो चलें तो फटाफट अब 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट वाली सीरीज यहां खत्म होती है। ऑब्जेक्टिव्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आ चुके हैं, 2 मार्क्स वाले बच रहे हैं। 2 मार्क्स वाले लेकर सोच रहा हूं लाइव सेशन में ही मिलूंगा, और एक और लाइव सेशन करेंगे जिसमें मैं साइंस के भी वीडियोस आपको देने वाला हूं, उसकी भी तैयारी चालू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव सेशन में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।